नमस्कार श्रोत्यांनो, आज आपण एक विशेष मुलाखत घेतोय. ही मुलाखत एका कवयित्रीची आहे. कवयित्रीचं नाव सांगण्यापूर्वी महत्त्वाच्या गोष्टी अशा आहेत की कवयित्री ही गृहिणी असून अगदी बालपणापासून लेखनाची आवड आहे आणि ती आवड त्यांनी ती जोपासलेली आहे. पुस्तकं प्रकाशनाच्या दृष्टीने त्यांची वाटचाल सुरू आहे. अनेक कवितेचं संग्रह किंवा कलेक्शन त्यांचं आहे. पण या मुलाखतीच्या निमित्तानं त्यांनी हा छंद कसा जोपासला आणि छंद जोपासत असताना गृहिणी म्हणून त्यांची भूमिका कशी बजावतात, आजच्या स्त्रियांच्या विषयी त्यांना काय वाटतं, या सर्व गोष्टीविषयी आपण सखोल चर्चा करतोय. विशेष सांगायचं म्हणजे की आपण मुलाखत त्यांची जरी मराठीमधनं घेत असलो तरीसुद्धा आजच्या ज्या कवयित्री आहेत त्या हिंदीमधनं कविता लिहितात हे सुद्धा सांगणं महत्त्वाचं आहे. म्हणजे आपल्याला दोन भाषेची खास मेजवानी या निमित्तानं ऐकावयास मिळणार आहे आणि एक वेगळी ऊर्जा, एक वेगळी प्रेरणा या माध्यमातून आपल्याला मिळणार आहे. तर आजच्या आपल्या या मुलाखतीच्या विशेष पाहुण्या ज्या आहेत त्या आहेत सौ रश्मी मनोज खत्री. मेहकरच्या कवयित्री आहेत. हिंदी मध्ये छान अशा प्रकारच्या कविता, गझल, काही शेर त्या लिहित असतात. या मुलाखतीच्या अनुषंगाने आपण त्यांना बोलतं करतोय. सर्वप्रथम खत्री मॅडमला नमस्कार. नमस्कार मॅडम, कुठल्याही साहित्यिकाची सुरुवात आपण जेव्हा विचारतो त्यावेळेला ती सुरुवात नेमकी होण्यामागचं कारण काय आणि कशी सुरुवात झाली ते ऐकणं महत्त्वाचं असतं. तर तुम्ही साहित्य लेखनाला सुरुवात कशी केली ते आमच्या श्रोत्यांना सांगा. सबसे पहले तो मैं राइटर सर आपका बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करूंगी क्योंकि आपने मुझे इतने कम समय में इतनी अच्छी तरह से प्रेजेंट करने का मौका दिया खुद को. मैं अभी बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली तो नहीं लिखती पर मैं बचपन से लिखती आ रही हूँ. और अब जैसे कि गुरु हैं मेरे सदगुरु एकनाथ महाराज, उनकी प्रेरणा से मुझे ये मिला कि वो भगवान खुद नहीं आते, न किसी को ज़रिया बनाकर हमारी ज़िंदगी में भेजते हैं. तो मुझे सर आजकल सर एक ऐसी तरह का ज़रिया बने जिन्होंने बातों बातों में मेरे अंदर का कवि को जगा दिया कि तुम कविताएं कर सकती हो, तुम्हें लेखन करना चाहिए, मैं तुम्हें इंट्रोडक्शन दूंगा, सबके सामने तुम्हें लाऊंगा. उन्होंने मुझे ये हिम्मत दी. और फिर सबसे बड़ा योगदान मेरे पति का है जिन्होंने शुरू से मेरी शादी होने के बाद मुझे पढ़ाई के लिए, मेरे हर शौक़ को पूरा करने के लिए मुझे इनकरेज किया. और अभी भी जब उन्हें पता चला कि मैं इतना अच्छा लिखती हूँ तो वो खुद तैयार हुए कि तुमने करना चाहिए था, तुमने आज दिन तक ही क्यों नहीं किया. तो इस वजह से मैं इन सबका धन्यवाद दूंगी. मेरे मम्मी जी, मेरे सासू जी, जिन्हें मैंने घर जाके जब बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, मेरी सर से ऐसी बात हुई, तो वो भी बहुत खुश हुई. और वो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थी कि तुम जाओ और ये सब करो. तो सभी वातावरण इतनी अच्छी तरह से मिल के आए, सब लोग इतनी अच्छी तरह से मिल के आए कि ये मेरा इंटरव्यू आज कुछ ना कुछ नए आयाम को जरूर शुरुआत करेगा. आपण जी पहिली कविता लिहिली तर ती कविता कशी लिहिली आणि कविता लिहायला सुरुवात कशी झाली नेमकी ते सांगा आमच्या श्रोत्यांसाठी. मेरे बचपन से ही हमारे घर में आर्यबद्ध पद्धति के संगीत, श्लोक का वाचन ज़्यादा होता था. जैसे लता मंगेशकर का आरती संग्रह, प्रदीप के भजन, ये सब ज़्यादा सुनने में आते थे. ये सुनते सुनते मन में कहीं ना कहीं बनाने की अपने आप कल्पना बनती गई, शब्द से शब्द जुड़ते गए और रचनाएं तैयार होती गई. मेरे घर के वातावरण में आध्यात्मिकता का ज़्यादा ये था. मुझे भी छंद पढ़ना, गजानन महाराज का विजय ग्रंथ पढ़ना, जो उभयबद्ध पंक्ति के जो पढ़ते हैं. और शादी के बाद जब यहाँ आई तो पागोरे काकू, पराड़ काकू, जो भी यहाँ मेरे सब महिला मंडल है, उन लोगों ने मुझे इनकरेज किया हरिपाठ वगैरह सुनना, बोलना, टार सीखना. तो मेरे अंदर और जैसे अच्छा हुआ कि अपन और अच्छा लिख सकते हैं, बोल सकते हैं. मतलब मेरे बचपन की जो छुपी हुई इच्छाएं थी उनको बहुत पंख मिले. जैसे फर्स्ट जो पोएम थी आपकी वो कौन सी थी और कब लिखी? हाँ, तो मेरी सबसे पहली पोएम थी कि मेरे बड़े पिताजी जब डॉक्टर है तो वो घर पे अक्सर हम लोग चर्चा करते थे. तो वो हमें बता रहे थे कि बीपी वालों को नमक, शक्कर, मैदा कैसे अवॉइड करना चाहिए. तो वो बता रहे थे कि नमक शक्कर कैसे नहीं खाना, उससे क्या रोग होता है. तो मैं ऐसे ही बैठे बैठे मैंने सहज एक कविता बना ली, वो आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ. नमक, शक्कर और मैदा है तीन सफ़ेद परियां, इनको पकड़ पाना है मुश्किल, इनको पकड़ पाना है मुश्किल. जो आ जाए पकड़ में तो पीछा छुड़ाना है मुश्किल. मार के रहते हैं ये तीन मोह के स्वाद, इनसे जो बच पाया वो जान गया तंदुरुस्ती. क्या बात आहे, बहुत अच्छे. म्हणजे अशा प्रकारचं वातावरण घरामध्ये निर्माण झालं आणि हे लिखाणामागचं एक पार्श्वभूमी तुमच्या सगळ्यावर अशी आहे की घरामध्ये जे साहित्यिक वातावरण होतं, पोथीच्या माध्यमातून असेल, आध्यात्मिक वातावरण असेल, आणि तुम्हाला बालपणापासून जो वाचनाचा छंद आहे त्या वाचनाच्या माध्यमातून तुम्ही समोर कविता लिहायला सुरुवात केली, असा त्याचा एक अर्थ आहे. आता कविता लिखाण तुम्ही सुरुवातीला केल्यानंतर जेव्हा कॉलेजमध्ये तुम्ही गेल्यात
त्यावेळेला कॉलेजमध्ये गेल्यानंतर ते कविता लिहिण्याचा जो छंद आहे तो छंद तुम्ही जोपासला की त्याकडे दुर्लक्ष झालं, आणि जोपासला असेल तर तो कशा पद्धतीने जोपासला? नहीं, मैंने शादी के मतलब एजुकेशन किया तो उसमें मैं कविताएं लिखने लग गई थी। मैं 10th के बाद से कविताएं लिखती थी। 11th 12th फर्स्ट ईयर कॉलेज तक के मैंने पत्र लिखना शुरू करती रही। कोई भी मौका, बर्थडे के ऊपर 4 ओड़ी लिखना, ऐसे छोटा छोटा कुछ ना कुछ मेरा चालू रहता था। फिर मेरी लाइफ में ऐसा इंसिडेंट आया कि मेरी सहेलियों का कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो उस पर भी मैंने कई ज़िंदगी की हकीकत पर लेकर भी कविताएं लिखी हुई हैं। एखादी कविता ऐकवा आमच्या उसमें श्रोत्यांना. से कविता का अंश ये है हाँ. कि प्यार आँखों से छलकाते रहना, इसे अपनी जुबां पे कभी न लाना। प्यार आँखों से छलकाते रहना, इसे अपनी जुबां पे कभी न लाना। प्यार को दिल की एक तमन्ना बनाकर रखना, इसे हकीकत का रास्ता कभी न दिखाना। क्या बात आहे, बहुत अच्छी. आता या कवितेच्या माध्यमातून तुम्ही जो एक संदेश दिला जीवनाकडे बघण्याचा, तो खूप मोलाचा असा संदेश आहे. या संदेशाशिवाय अनेक अशा कविता तुमच्या लिखाण केलेलं आहे की ज्यामधनं एक समाजाला प्रेरणा मिळते. दुसऱ्या काही कविता जर तुम्हाला आठवत असतील त्या आमच्या श्रोत्यांना ऐकवा, जेणेकरून एक साहित्याची किंवा कवितेची एक मैफिल किंवा एक मेजबानी त्या सर्व श्रोत्यांना प्राप्त होईल. एखादी अशीच कविता तुम्हाला जी आठवत असेल ती ऐकवा आमच्या श्रोत्यांसाठी. जी, जैसे ज़िंदगी के सफ़र में हम आगे बढ़ते हैं, नए नए मुकाम छूते हैं, और वो मुकाम पे बढ़ते बढ़ते हमें रास्ते में कई लोग मिलते हैं, कई अच्छे अनुभव मिलते हैं, कई बुरे मिलते हैं। उन अनुभवों को सहज के हम उस मंजिल को पाते हैं। तो जो वो मंजिल है, वो मंजिल पे पहुंचने के बाद जो उन रास्तों से मिले हुए अनुभव, उसे खो नहीं देना चाहिए। इस संदर्भ में मैंने एक पोएम बनाई थी। बढ़ो आगे पर अपनी ज़मीन न छोड़ो, बढ़ो आगे पर अपनी ज़मीन न छोड़ो, बटोरो ज़माने से खुशियाँ सारी, बटोरो ज़माने से खुशियाँ सारी, पर अपनों का दामन न छोड़ो। दुनिया देगी साथ तब तक, दुनिया देगी साथ तब तक, जब तक अपनों का साथ होगा। दुनिया देगी साथ तब तक, जब तक अपनों का साथ होगा। सब बेगाने हो जाएंगे, जब बेगानों के लिए छोड़ोगे साथ अपनों का। क्या बात. सब बेगाने हो जाएंगे जब छोड़ोगे बेगानों के लिए साथ अपनों का. खूप चांगला सार या कवितेच्या माध्यमातून मॅडमनी सांगितलेला आहे की आपण जो साथ आहे ते खऱ्या अर्थाने प्रगतीसाठी कुटुंबाची साथ, आपल्या लोकांची साथ आवश्यक आहे. हा मोलाचा सल्ला मॅडमनी या कवितेच्या माध्यमातून आपल्याला दिलेला आहे. याशिवाय खूप साऱ्या कविता आपण मॅडमला विचारणार आहोत, पण सर्वात महत्त्वाचं मॅडमला हे विचारायचं की आजच्या महिलाकडे तुम्ही जेव्हा पाहता तर त्यावेळेला महिलाच्या संदर्भात काय वाटतं तुम्हाला कवयित्री म्हणून, ते एक आम्हाला सांगा, आणि काही त्या अनुषंगाने कविता असेल तर तीही तुम्ही ऐकावा. ठीक है. आज महिलाएं बहुत प्रगति कर रही हैं, बहुत नए नए आयाम छू रही है, बहुत अच्छी बात है। मैं इन सब का विरोध नहीं करती, मैं बिल्कुल खुश हूँ, पर हर नारी के लिए एक पुरुष का साथ ज़रूरी होता है। इस संदर्भ में अगर मैं कहूँगी तो सबसे आइडियल जोड़े हैं शिव और पार्वती। शिव खुद ही सृजन करता है, और शक्ति माँ पार्वती खुद शक्ति की दाता है, लेकिन उन दोनों ही अपना अपना अस्तित्व जपते हुए भी एक दूसरे के अस्तित्व को रिस्पेक्ट करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हर पति पत्नी या हर काबिल महिला के अंदर वो गुण होने चाहिए कि वो शक्ति बनकर जैसी बाहर रहती है वैसे पार्वती बनकर घर में रहे। तो वो जोड़ा सफल होगा, वो जिंदगी सफल होगी, वो गृहस्थ आश्रम सफल होगा। तो उस उपलक्ष्य में मैं एक शायरी मैंने बनाई है। शिव और शिवा दोनों एक सिक्के के पहलू, शिव और शिवा दोनों एक सिक्के के पहलू, दोनों एक दूसरे से न जुदा हो पाएंगे, दोनों एक दूसरे से न जुदा हो पाएंगे। शिवा की शक्ति शिव के जीवन का आधार है, शिवा की शक्ति शिव के जीवन का आधार है। शिव के बिना न शिवा के जीवन को आकार है, शिव के बिना न शिवा के जीवन को आकार है। दोनों है पूरक एक दूसरे के, दोनों है पूरक एक दूसरे के। जब यह एहसास अपने मन में बसाएंगे, जब यह एहसास अपने मन में बसाएंगे, तो नारी के उत्कर्ष का उत्सव दोनों मिलकर बनाएंगे, तो नारी के उत्कर्ष का उत्सव दोनों मिलकर मनाएंगे. खूप बढ़िया. मॅडमनी ही जी कविता ही शायरी सांगितली या माध्यमातून एक गोष्ट प्रामुख्याने मला आठवते की राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांनी ग्रामगीतेमध्ये असं म्हटलं की स्त्री पुरुष दोन चाके आहेत आणि ती परस्पर जर सहाय्यक असतील तर त्या माध्यमातून संसाराचा रथ जो आहे तो सुखाचा आणि समाधानाचा होऊ शकतो. कवितेच्या माध्यमातून मॅडमनी हा संदेश दिला की स्त्री आणि पुरुष जे आहेत ते समांतर असणं महत्त्वाचे आणि त्या माध्यमातून सुख समाधान आपल्याला प्राप्त करता येऊ शकतं. मॅडम, या अनुषंगाने दुसरा प्रश्न असा आहे की आजच्या युगामध्ये सुखी आणि समाधानी होत असताना किंवा कुटुंब आनंदी ठेवण्याच्या दृष्टीनं
खास करून स्त्रियांनी कुठले छंद जोपासले पाहिजेत, किंवा तुम्ही एक कवी म्हणून, कवयित्री म्हणून मला असं विचारायचं वाटतं की वाचनाचं स्त्रीच्या जीवनामधलं स्थान नेमकं कसं आहे आणि ते कसं असावं, त्या दृष्टीने स्त्रियांनी काय प्रयत्न करावेत? हाँ, जैसे स्त्री बचपन से एक लड़की, एक कन्या के रूप में आती है, फिर बहन बनती है, माँ बनती है, पत्नी बनती है, बहू बनती है, हर से स्टेज जीती, बाद में सास बनती है, फिर दादी भी बनती है। तो इस स्टेज में गुजरते गुजरते हर एक एज के अपने एक एक्सपीरियंस होते हैं। हमें लगता है हम उनकी जगह होते तो हम ऐसा सोचते, वो कहते कि हम उनकी जगह होते तो हम ऐसा सोचते। लेकिन ये परिवर्तन जब आता है जब हमारा वाचन, हमारी सोच समृद्ध हो, और सोच समृद्ध जब होंगी जब हम बहुत पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे तो हमारी सोच में ये आएगा कि हमें किस तरह से हर एज के हिसाब से हमें ढलना है, कैसे परिवर्तन अपने जीवन में अपनाना है। तो उसके लिए वाचन बहुत ज़रूरी है, चाहे फिर वो आध्यात्मिक वाचन हो, साहित्यिक वाचन हो, किसी भी तरह का वाचन हो। उससे हमारे विचार अच्छे होने चाहिए, विचार अच्छे हुए तो हमारे आचार अच्छे होंगे, आचार अच्छे होंगे तो हमारे संस्कार अच्छे होंगे, संस्कार अच्छे होंगे तो गृहस्थ अपने आप सुखी हो सकता है। मॅडमने खूप चांगला संदेश दिला की आचार, विचार आणि संस्कार याच्याशी जर आपल्याला मैत्री करायची असेल तर मैत्री करण्याचं एकमेव साधन म्हणजे पुस्तक आणि ते वाचन. मग ते धार्मिक पुस्तक असतील, ग्रंथ असतील, साहित्याचे पुस्तक असतील, पण त्या माध्यमातून खऱ्या अर्थाने आपल्याला या तीन गोष्टीशी आपली मैत्री आपल्याला निर्माण करता येऊ शकते. खूप छान अशा प्रकारचं मार्गदर्शन मॅडम आपल्याला करत आहेत. या अनुषंगाने दुसरा एक प्रश्न मॅडमला विचारतो की आजच्या तरुणीकडे किंवा तरुण लोकांकडे पाहिल्यानंतर नेमकं काय वाटतं तुम्हाला, ते आम्हाला काही कवितेच्या माध्यमातून सांगा किंवा एक शब्दाच्या माध्यमातून सांगितलं तरी चालेल. तरुण तरुणी जो है आजकल की बहुत ही मॉडर्न है, मॉडर्न विचारों की, आधुनिक टेक्नोलॉजी को बहुत ही तरह अपना रही है, जो कि बहुत सही है। क्योंकि हमें आज डेवलप 21वीं सदी में अगर आज हम चल रहे हैं तो हमें उन टेक्नोलॉजी को साथ में लेके चलना है, लेकिन साथ में हमें अपने संस्कारों की धरोहर नहीं छोड़नी है। हमने अपने बड़ों का मान सम्मान करना, अपनी संस्कृति को जोपासना। अगर हम ये करेंगे तो हम अपने साथ अपनी पहचान खोकर हम आगे की पहचान नहीं बना सकते। हमें अपनी पहचान संभाल कर नया अपनाना है, खुद को खोकर नया नहीं पा सकते हैं। तो मैं बस यही संदेश देती हूँ कि आप बहुत आगे बढ़ो, सब कुछ करो, लेकिन अपने आप को मत भूलो। क्या बात आहे, बहुत अच्छे. वंदनीय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांनी सामुदायिक प्रार्थनेमध्ये असं म्हटलं की ना हम रहे अपने लिए, हमको सभी से गर्ज है, गुरुदेव यह आशीष जे जो सोचने का फर्ज आहे. म्हणजे सर्वांसाठी आपण असावं, कारण सर्वांच्या सुखामध्ये आपलं सुख आहे, सर्वांच्या आनंदामध्ये आपला आनंद आहे. अशा प्रकारचा एक संदेश मॅडमच्या बोलण्यावरून आपल्याला प्राप्त झालेला आहे. या अनुषंगाने मॅडम काही कविता जर तुमच्या ज्या आहेत ज्या तुम्हाला आता आठवतील त्या कविता, काही कविता आमच्या खास श्रोत्यांसाठी ऐकावा, जेणेकरून श्रोत्यांना एक वेगळा आनंद प्राप्त होईल. नारी जीवन के ऊपर एक कविता है। हाँ बोलिए. नारी के जीवन में सुख दुख ये दो पहलू है। नारी के जीवन में सुख दुख ये दो पहलू है। आँखों के आंचल में दुख के मोती है, आँखों के आंचल में दुख के मोती है, और होठों पे खिलखिलाती मुस्कान है, और होठों पे खिलखिलाती मुस्कान है। इन दो जज्बातों के बीच जो गुजरती है, इन दो जज्बातों के बीच जो गुजरती है जिंदगी, वो नारी जीवन की पहचान है. क्या बात आहे. मॅडमनी नारीच्या जीवनाचं अगदी शाब्दिक वर्णन या ठिकाणी केलं कवितेच्या माध्यमातून. आणि नारी सुखदुःख जे आहे या सुखदुःखामध्ये कशा प्रकारे साथ देते ते सुद्धा आपल्याला सांगितले. या अनुषंगाने दुसऱ्या काही कविता किंवा एखादा शेर असेल तर तो आमच्या खास करून श्रोत्यांना ऐकावा मॅडम. कुठली अशी म्हणजे तुम्हाला जी आठवत असेल ती शेर किंवा कविता तुम्ही ऐकू शकता की जी तुम्हाला सध्या या घडीला आठवते ती एखादी. जब मैं यहाँ आई हूँ तो यहाँ से मेरी ज़िंदगी में एक सही मुकाम पे कवियत्री के जीवन की शुरुआत हुई। अब ये शुरुआत की आहट जो मैं महसूस कर रही हूँ, उस आहट को मैं आपके साथ बयान करना चाहूँगी। अनजान कदमों की आहट, अनजान कदमों की आहट लंबे सफ़र की आगाज़ करा रही है। अनजान कदमों की आहट लंबे सफ़र का आगाज़ करा रही है। हम रुके नहीं, झुके नहीं, ये हौसला बढ़ा रही है। हम रुके नहीं, झुके नहीं, ये हौसला बढ़ा रही है। पाकर खुदाई इबादत नहीं छोड़नी है, पाकर खुदाई इबादत नहीं छोड़नी है। पहुँच कर मंजिल पर रास्तों की अहमियत नहीं छोड़नी है, पहुँच कर मंजिल पर रास्तों की अहमियत नहीं छोड़नी. खूप खूप धन्यवाद मॅडम. आम्हाला या अनुषंगाने तुम्ही छानशा कविता हिंदीमधनं ऐकवल्या, काही शेर ऐकवले आणि आमच्या श्रोत्यांना खास करून आनंदित केलं. या साहित्याच्या माध्यमातून, या साहित्याच्या प्रवासाच्या माध्यमातून
आम्हाला जो तुम्ही संदेश दिला की पुस्तकाशी नातं जोडणं महत्त्वाचं आहे, पुस्तकाशी नातं जोडलं त्यातून आचार विचार आणि संस्काराची पेरणी आपल्या लाईफमध्ये होते आणि ही पेरणी झाल्यानंतर प्रत्येकाचं जीवन हे समृद्ध अशा प्रकारचं होतं. अशा प्रकारचं अमूल्य अशा प्रकारचा तुम्ही संदेश आमच्या श्रोत्यांना दिला. मॅडम, या मुलाखतीच्या निमित्तानं आपला अमूल्य वेळ तुम्ही आम्हाला दिला त्याबद्दल आमच्या या यूट्यूब चॅनलच्या वतीनं खूप खूप धन्यवाद. नमस्कार मॅडम.